हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड, और उस क्लास के एंड में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी जो कॉलॉइड है जिसको अपन प्रोटेक्शन देते हैं लियोफिलिक कॉलॉइड के द्वारा, ठीक है, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव कैपेसिटी होती है उसे अपन गोल्ड नंबर में नापते हैं। गोल्ड नंबर से उसको मेजरमेंट किया जाता है। अब क्वेश्चन है आता है कि गोल्ड नंबर क्या है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर्ण संख्या। ध्यान रखना, स्वर्ण संख्या का लेना देना इस बात से नहीं है कि अपन सोने की संख्या बता रहे हो, ठीक है। तो इसका ये मतलब मत निकालना आप कि स्वर्ण संख्या मतलब सोने का नंबर हो, गोल्ड का कोई नंबर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है गोल्ड नंबर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, इसका प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का मिनिमम अमाउंट, ठीक है, इन mg, mg यानी मिलीग्राम में लिया गया किसी भी प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का मिनिमम अमाउंट, ठीक है, मिलीग्राम में लिया गया प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का मिनिमम अमाउंट, ठीक है, विच प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है 10 ml, ठीक है, AU स्टैंडर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, 10 ml AU मतलब सोने का ओरम का मानक कोलॉइड डिवीजन यानी कि स्टैंडर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन को अब किससे प्रोटेक्शन देता है? फ्रॉम कोगुलेशन बाय 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका 10 ml, ठीक है, यहाँ पे 10 ml है, यहाँ पे 10% है, कंफ्यूज नहीं होना। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा हुआ आपका, 10 ml और 10% NaCl में बहुत फर्क है, ठीक है। जो 10 ml आपके पास कोलाइडी विलियन है, सोने का मानक कोलाइडी विलियन जो गोल्ड का है, ऑरम का है, उसको कोगुलेट कौन करेगा? 1 ml। 1 ml किसका? NaCl का। और उस NaCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10% NaCl है, यानी कि उसका जो सांद्रता है उसका 10% NaCl विलियन बना हुआ है, उसका हम 1 ml ले रहे हैं इसमें, इसको कोगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। एक बार फिर ध्यान से समझिए, किसी भी प्रोटेक्टिव कोलोइड की मिनिमम अमाउंट, ठीक है, किसमें? mg में। mg में मिनिमम अमाउंट अपन लेंगे, वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। किसको प्रोटेक्शन देगा? 10 ml गोल्ड सॉल को, मतलब 10 ml AU स्टैंडर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन को किससे प्रोटेक्शन देगा? 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से, ठीक है। तो जो मिनिमम अमाउंट होता है किसी भी प्रोटेक्टिव कोलोइड का, उसे अपन क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब इसको मैंने डायग्राम में और आपको आसानी से समझा रखा है कि देखो क्या है, ये कोई पात्र है, इसके अंदर कोलाइडी विलियन भरा हुआ है। इस कोलाइडी विलियन का नाम क्या है? 10 ml, ठीक है, 10 ml तो इसकी मात्रा है, AU स्टैंडर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, ये इसका नाम है, यानी इस विलियन तो अपन ने भर रखा है, कितना है? 10 ml है। और किसका है ये? AU का है, कोलाइडी विलियन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया हुआ, ठीक है। अब इसको कोगुलेट करने के लिए मैंने क्या मिला दिया? 1 ml मिला दिया NaCl, ठीक है, 10% NaCl जो है हमारे पास, उसका 1 ml इसमें मिला दिया। जैसे 1 ml मिलाते पहले, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट अपना काम करेगा क्या? कोगुलेट करने का, तो इसको प्रोटेक्शन देगा कौन? जो प्रोटेक्टिव कोलोइड आपने मिला रखा है वो। तुरंत प्रोटेक्टिव कोलोइड क्या करेगा? पहले वो फेस करेगा इसको, और वो खुद का कोगुलेशन करवा लेगा, बट जो हमारा AU का कोलाइड विलियन है उसका कोगुलेशन नहीं होने देगा, ठीक है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड, जिसे अपन क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछे कि भैया गोल्ड नंबर होता क्या है, तो आप बोलोगे कि कोई भी प्रोटेक्टिव कोलोइड है ना, उसका मिनिमम अमाउंट होता है mg में, जो प्रोटेक्ट करता है 10 ml AU कोलोइडल सॉल्यूशन को 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन से, ठीक है। यही हमारा गोल्ड नंबर होता है। अब आगे बात करते हैं अपन कि स्वर्ण संख्या मतलब गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी अधिक होती है उतनी ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर भी कम होती है, ठीक है। देखो की पॉइंट है, इससे रिलेटेड है। की पॉइंट क्या कहता है आपको? की पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनता है क्या कि मोर अमाउंट ऑफ, या मोर, ऐसा लिख लो,
greater the value of gold number, ठीक है, 1 अपॉन प्रोटेक्टिव पावर। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इससे आप क्या समझे कि यानी कि किसी भी कॉलॉइड के लिए जो कि प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है, क्योंकि गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कॉलॉइड के लिए ही लागू होता है। जो प्रोटेक्टिव कॉलॉइड क्या होते हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी रक्षण क्षमता को नापने का एक प्रतीक बन गया आपके सामने ही। ठीक, अब मान लीजिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतने उसकी प्रोटेक्टिव पावर भी कम है। ठीक, समझ में आ गया आपको बात। अब जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास कि दो प्रोटेक्टिव कॉलॉइड आपको दिए जा रहे हैं, एक तो है स्टार्च, ठीक, दूसरा है आपके पास जिलेटिन, ठीक। स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर की संख्या है GN, मतलब गोल्ड नंबर 25 mg, ठीक है, और इसके लिए गोल्ड नंबर की संख्या 0.0001 से 0.005, 0.001 1 से 0.005, ये दो आपको मैंने प्रोटेक्टिव कॉलॉइड दे दिए, एक है स्टार्च, एक है जिलेटिन। अब मुझे ये बताओ आप कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सुटेबल प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है आपके लिए। कैसे पता करोगे? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, इसमें गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा है 25 mg, इसमें गोल्ड नंबर की वैल्यू बहुत कम है 0.001 से 0.005 है। जिसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम, यानी इसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या है, कम। और हम ऐसा प्रोटेक्टिव कॉलॉइड नहीं लेना चाहेंगे जिसकी प्रोटेक्टिव पावर ही कम हो, हम ऐसा लेना चाहेंगे जिसकी प्रोटेक्टिव पावर हाई हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन को प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, जैसे मान लो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दो टैबलेट हैं। एक टैबलेट ऐसी है जिसकी प्रोटेक्शन पावर, मान लीजिए कि अपन एंटीबायोटिक लेते हैं, एक एंटीबायोटिक ऐसी भी आती होगी इन जनरल जो आपको केवल 1 महीने के लिए आपको प्रोटेक्शन दे बीमारियों से, ठीक है। एक ऐसी भी आती होगी जो आपको 6 महीने के लिए दे, यानी जिसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा। तो आप कौन सी को लेना पसंद करोगे? जो आपको ज्यादा समय तक प्रोटेक्शन दे, जिसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा हो। तो सिंपल सी बात है कि जो भी प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है सबके लिए गोल्ड नंबर तो होगा ही होगा, यानी उनकी प्रोटेक्शन पावर तो होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, मगर जिसके लिए गोल्ड नंबर की संख्या ज्यादा है उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम होगी। ये ध्यान रखना आपको। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है, 2 से 3 कॉलॉइड दे दे आपको प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, उनके गोल्ड नंबर लिख देंगे, बोल देंगे इनकी जो प्रोटेक्टिव पावर है उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई गोल्ड नंबर अगर ज्यादा है तो उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास ये कॉलॉइड पूरा हो चुका है, ठीक। कॉलॉइड पूरा होने के बाद इसका जो लास्ट टॉपिक होता है, जिसे मैं यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको खुद को पढ़ना है। एप्लीकेशन, बुक में लिखा हुआ है पूरा पूरा, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड में जो भी टॉपिक छोटे छोटे 2-2, 3 लाइन के दे रखे हैं, जैसे कॉलॉइड का एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में क्या है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस वहां पे दे रखे हैं, वो आप खुद से बना लीजिए। नहीं बनते तो जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तब अपन इसको डिस्कस कर लेंगे बुक से, 10 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा हमारा, तो अपन इसको स्किप करेंगे। और अब अपन स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट जो कि कैटालाइसिस के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था 3 पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री में, एक है कॉलॉइड, दूसरा है कैटालाइसिस, और तीसरा है एडजॉर्प्शन। देखो जो कॉलॉइड है ना हो चुका है हमारा, अब बचा कौन, कैटालाइसिस। कैटालाइसिस को देखो इस साल आरबीएससी के सिलेबस में से हटा दिया, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। एडजॉर्प्शन को पढ़ना है अपन को, एडजॉर्प्शन को अपन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना आरबीएससी के सिलेबस से हटा है इसको,
जेईई मेंस और नीट के सिलेबस से नहीं हटाया, तो जिनकी कैपेसिटी है कि वो पढ़ सकते हैं, आगे चलकर उनको एग्जाम देना है, वो खुद पढ़ के चले। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो जब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। बाकी अभी अपन क्लास बोर्ड के हिसाब से दे रहे हैं मोस्टली, तो बोर्ड में ये टॉपिक हटा दिया है तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। अब से हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन, एक नया पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से कोलॉइड की सारी कहानी खत्म होती है। एडजॉर्प्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा अधिशोषण। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेना आप सभी, एडजॉर्प्शन। एक तरह से ये चैप्टर के अंदर ही एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, नया टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है एडजॉर्प्शन। चलो सीधी सी बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन होता क्या भाई। ठीक है, देखो पहले तो जो अधिकतर बच्चों का कंफ्यूजन होते हैं वो दो टर्म में होते हैं। एक टर्म है आपके पास एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। दूसरी टर्म जो हमारा चैप्टर है ADSORPTION। कंफ्यूजन आना वाजिब भी है क्योंकि केवल यहाँ पर ए के लेटर का डिफरेंस है, यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे डी आता है। हिंदी वालों को तो नहीं आता कंफ्यूजन, हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं अधि और शोषण, इसको बोलते हैं अव और शोषण, यानी अवशोषण। हिंदी वाले तो फिर भी उतना कंफ्यूज नहीं होते, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा हो जाते हैं। तो देखो ध्यान रखना, अधिशोषण जो है ना सरफेस पे होता है हमेशा। अब ये कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। किस पे होता है, सरफेस पे होता है, यानी सतही घटना होती है, सरफेस फिनोमेना होता है, सतह पे होता है। सॉरी मैंने अधिशोषण हिंदी में मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, एक मिनट में चेंज कर देता हूं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, सॉरी फॉर दिस, अवशोषण, और हिंदी में एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं अधिशोषण। ठीक है, तो ये बात जो है सरफेस वाली मुझे यहां लिखनी है। एड्जॉर्प्शन के बारे में पहले मैं आपको बता रहा हूं, कहां पे होता है ये, सरफेस पे होता है। ठीक है, सरफेस पे होता है, ठीक है, सतह पे होता है अधिशोषण। अवशोषण जो है ना ये सतह पर नहीं होता है, नॉट ऑन सरफेस, सतह पर नहीं होता है। देखो इसका एग्जांपल है, जैसे रुई होती है, कॉटन को पानी में भिगोना, एब्जॉर्प्शन। रुई को पानी में भिगोना है, कॉटन को, किसी स्पंज को आपने क्या कर दिया, पानी में भिगो लिया। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कॉटन को पानी में आप डुबा दोगे तो वो पानी का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो जिस भी ऑब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं उसके सभी हिस्सों में, सभी भागों में, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यानी अपन कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज का। जबकि हमारे पास जब एब्जॉर्प्शन की बात की जाती है तो ये केवल सरफेस पे होता है। जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, तो जो इंक है ये केवल बोर्ड की सरफेस पे ही है, ये इसके अंदर नहीं गई है। ठीक है, तो जैसे मैं वापस इस इंक को हटा देता हूं तुरंत व्हाइट कलर का बोर्ड नजर आने लग जाता है। ठीक है, अब ऐसा एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि पहले आप छोटी क्लास में चौक से पढ़ते होंगे, है ना, व्हाइट कलर की जो चौक आती थी। मान लीजिए हमने क्या करा, उस चौक को इंक के अंदर डाल दिया। क्या किया अपन ने, उस चौक को इंक के अंदर डाल दिया, ब्लैक कलर की इंक के अंदर। थोड़ी देर बाद आपने निकाला तो आपने देखा कि चौक पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी है। पर आपने ये भी देखा कि जैसे चौक को आपने तोड़ा, तोड़ते पहले अंदर से वो कैसे निकलेगी, बोलो, व्हाइट। बट वो अंदर से थोड़ी भीगी हुई निकलेगी, वेटेड निकलेगी, मतलब गीली हुई चौक निकलेगी, सूखी हुई नहीं निकलेगी पहले की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है, ठीक है, पानी अंदर तक गया है उस चौक के अंदर, तो पानी का तो वहां पर क्या हुआ, अवशोषण हुआ। क्या हुआ, अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ है। ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इंक जो है वो केवल सतह पर रुक गई, सरफेस पे, तो उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि अधिशोषण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जितने भी व्हीकल्स अपन देखते हैं, जितने भी दीवारें अपन देखते हैं जहां पर धूल के कण आके चिपक जाते हैं, हम धोते हैं, वॉश करते हैं, वापस हट जाते हैं, वो सब क्या है, एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि अधिशोषण है। ठीक है, जैसे बारिश आती है तो बारिश आने पर
लकड़ी जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, बारिश के छींटे लगने पर लकड़ी फूल जाती है, हमारे घर की खिड़कियां दरवाजे फूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर को क्या कर लिया उन्होंने, एब्जॉर्ब कर लिया है। जबकि हमारे पास जो लोहे के दरवाजे होते हैं उनकी सतह पर ही वाटर रहता है, अंदर तक नहीं जाता है, वो एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ी देर में वापस अपना वेपराइज हो जाएगा या हम साफ कर देंगे वहां से। ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। आई थिंक अब बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या फर्क होता है दोनों में। ठीक है, चलो हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन नहीं है, केवल और केवल किसकी बात करेंगे अपन, एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, एडजॉर्प्शन को ही पढ़ेंगे। समझ में आता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन के, जैसे आप स्वीट्स में ले लो, आप देखते होंगे रसगुल्ले देखते होंगे, गुलाब जामुन देखते होंगे, चाशनी का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं या एब्जॉर्प्शन करते हैं, बताओ भाई। जब आपने मिठाइयां तो देखी होगी, अभी दिवाली भी आ रही है, मिठाइयां भी खाओगे, ठीक है, तो वहीं पे देख लेना। तो देखो जो रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, जलेबी है, जो भी चाशनी वाली चीजें होती है, चाशनी का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, सभी जगह उसमें चाशनी समान रूप से वितरित हुई हुई मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया। इससे आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।